दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आज की क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे विद सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। और यहां पर देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 2 या विविध के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और क्लास नंबर है हमारी 42। तो यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि RO, UP PCS, लोअर PCS या दिल्ली पुलिस या UP के थ्रू या SSC CGL के थ्रू जो वैकेंसी आने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से आज के। और आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर से स्टार्ट होगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? ए. चंपारण आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. दांडी मार्च। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। और यह क्वेश्चन UP PCS प्री 1996 में पूछा हुआ है और इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। तो यहाँ पर इसका हम सबसे पहले सन लिख लेंगे। चंपारण आंदोलन की बात करें तो चंपारण आंदोलन हो जाएगा 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह 1900 पेन को थोड़ा सा पतला करते हैं यहाँ पर हम 1920 से 21 के आसपास हुआ था। और दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च हो जाएगा 1930 के आसपास। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास हुआ था। तो इस प्रकार सबसे पहले कौन सी इसमें घटना आएगी? तो यहाँ पर 1917 तो प्रथम नंबर पर आएगी, 1920 से 22 यानी कि यह दूसरे नंबर पर, 1930 के आसपास दांडी मार्च। तो यहाँ पर तीसरे नंबर की जो घटना होगी, और क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे नंबर की घटना कौन सी है, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, दांडी मार्च। चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन है यहाँ पर और चारों ऑप्शनों में से पहले कथन पढ़ेंगे और उसके बाद में कोड के माध्यम से ऑप्शन से उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन कह रहा है, महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो यहाँ पर पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं दूसरा वाला, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भारती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो यह तो गलत हो जाए क्योंकि महात्मा गांधी ने किया था। अगला चेक कर लेते हैं। नंबर 3 दिया गया है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। तो बिल्कुल यह तीसरा वाला सत्य है, यानी कि यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर दूसरा दिया गया है वह ऑप्शन काट देंगे हम और हमारे पास ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे 1 और 3 पी वाले ऑप्शन में मिलेंगे। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को देख लेंगे एक बार हम। दिया गया है, गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता था जिन्हें भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेशकों में निर्धारित अवधि के लिए मजदूर के रूप में लाया जाता था।
इनकी दशा बंधुआ मजदूर जैसी थी। गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में गिरमिटिया मजदूरों के पक्ष में आवाज़ उठाई। वर्ष 1914 में गांधी स्मर्ट समझौते द्वारा इन मजदूरों पर लगने वाला 3 पाउंड का कर समाप्त हुआ। भारत ने आने पर गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से गिरमिटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए वार्ता की और अंततः जुलाई 1917 में गिरमिटिया पद्धति प्रतिबंधित कर दी गई। इस प्रकार कथन एक सही है। गांधी जी के दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को उनके द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद देश भर में भारतीयों द्वारा नमक कानून का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई आदि बहुत से कांग्रेसी नेताओं एवं सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया गया और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार कथन 3 सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा बुलाए गए युद्ध सम्मेलन अप्रैल 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के पक्ष को न्यायोचित मानते हुए भारत के सहयोग का समर्थन दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करने से भारत का डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? ए. अरोड़ा आसफ अली, बी. कमला रानी सिंह, सी. तारकेश्वरी सिन्हा, डी. राबड़ी देवी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए. अरोड़ा आसफ अली। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है, अरोड़ा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम अरोड़ा गांगुली था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वह स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थीं। अरोड़ा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। वर्ष 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन NFIW के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1958 में वह दिल्ली की मेयर चुनी गई। उन्होंने पैट्रियट नामक समाचार पत्र तथा लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 29 जुलाई 1996 को उनका निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए, ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. राजेंद्र प्रसाद ने, डी. सरदार पटेल ने। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. सरदार पटेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ए. मौलाना मोहम्मद अली, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. मौलाना हसरत मोहानी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें
तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, मौलाना हसरत मोहानी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न, दिया गया, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? ए, लॉर्ड कर्जन ने, बी, लॉर्ड इरविन ने, और सी एक ऑप्शन हम अपनी तरफ से लिखते हैं जो कि था लॉर्ड माउंटबेटन। तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा सी। यहाँ पर 3 ही ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 एवं लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 के बीच था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ए, आगा खां, बी, M.A. जिन्ना, सी, फजल अली, डी, करीम जलाल। और यह क्वेश्चन UPPSC में 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, आगा खां ने सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी सन 1928 को दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि दिया गया, आगा खां ने 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 सितंबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी, जिसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि मुस्लिमों के सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह गया है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन हैं। ए, स्वामी श्रद्धानंद ने, बी, राजेंद्र प्रसाद ने, सी, लाला लाजपत राय ने, डी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इन सभी में से चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध,
सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ए सच्चिदानंद सिन्हा को, बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, सर गणेश सिंह को, डी आचार्य नरेंद्र देव को, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि दिया गया, सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। ए 1915 से 14, बी दिया गया है 1925 से 1900, इसमें दोनों 1925 दिए गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें, सी 1928 और 1925, और डी वाला दिया गया है 1925 1929। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी 1925 1925। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा सी फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान में के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतया सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, फ़ख्र अफ़गान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था या कहा जाता है? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी खान अब्दुल गफ्फार खां, सी जतिन दास, डी मौलाना मोहम्मद अली। तो यहाँ पर प्रश्न रिपीट हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ए तिलक गोखले नौरोजी, बी मेहता तिलक तैयब जी, सी मेहता तेलंग तैयब जी, डी नौरोजी तेलंग देशमुख। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है
यानी कि बम्बई के त्रिमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेहता तेलंग तैयब जी को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ए, लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट। बी, क्विट इंडिया। सी, खिलाफत आंदोलन। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, लाल कुर्ती। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा चलाया गया या प्रारंभ किया गया आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। उन्हें लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वह नेता था। ए, महात्मा गांधी। बी, सुभाष चंद्र बोस। सी, डॉक्टर बी.एस. मुंजे। डी, सर मिर्जा इस्माइल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने यह स्टेटमेंट दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि? ए, त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे हैं। बी, बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा से आश्रय लिए हुए थे। सी, राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। डी, पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, त्रिपुरा की देशी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए थे, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ए, उत्तर प्रदेश। बी, बिहार। सी, मध्य प्रदेश। डी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, बिहार। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग? ए,
7 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 70 वर्ष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी 70 वर्ष। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्ति अंकन पद्धति को या कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। उन्होंने कला में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है कथन के माध्यम से। सबसे पहले कथन देखेंगे हम। नंबर 1, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यह बिल्कुल सत्य है, पहला वाला। दूसरा देखेंगे हम, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तो यह दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा चेक कर लेते हैं। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर की भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तीसरा वाला सत्य है। यहाँ पर दो जहाँ पर हो वहाँ उस आसन को हम काट देंगे। पहला कट जाएगा, दूसरा भी कटेगा और तीसरा भी कट जाएगा। इस प्रकार आसन बचेगा सिर्फ हमारे पास सी, केवल 1 और 3। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे हम इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को जानेंगे। संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में पूरी जानकारी। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। उन्होंने फेबर और 4 अन्य सहयोगियों के साथ जेसुइट संघ की स्थापना की। 1542 ईस्वी में वह गोवा आए। अप्रैल 1552 में वह चीन गए, जहां 3 दिसंबर 1552 को उनका देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर को गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखा गया है। गोवा में प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को उनके सम्मान में भोज दिया जाता है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। ए, बांकीपुर जेल में, बी, कैंप जेल, सी, भागलपुर जेल, डी, हजारीबाग जेल में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें, जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हजारीबाग जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? ए, आगा खां पैलेस पूना, बी, यरवदा जेल, सी, अहमदनगर फोर्ट जेल, डी, अलीपुर सेंट्रल जेल। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखते हैं इसके सही उत्तर को कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आगा खां पैलेस पूना में। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या की तरफ। जैसा कि दिया गया है, महादेव देसाई को अगर 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर आगा खां महल में रखा गया। 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को देसाई का निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां के महल में उनकी समाधि बनवाई गई। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास भी आगा खां में गांधी जी की उपस्थिति में हुआ।
कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के बगल में निर्मित की गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? ए. अलीपुर सेंट्रल जेल परिसर में। बी. अहमदनगर फोर्ट जेल में। सी. आगा खां महल पुणे परिसर में। डी. यरवदा जेल में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. आगा खां महल पुणे परिसर में। तो यहाँ पर शायद आप सभी लोगों को कुछ आवाज़ डिस्टर्ब कर रही हो, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बारिश होना स्टार्ट हुई है। बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ए. सिराज गोपालाचारी। बी. जे.बी. कृपलानी। सी. पट्टाभी सीतारमैया। डी. सरदार पटेल। चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। इन सभी में इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी. पट्टाभी सीतारमैया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था? ए. और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण। बी. श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। सी. भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना को तैयार करना। डी. भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। चार ऑप्शन यहाँ पर हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी. श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, या इससे पहले इसकी व्याख्या को देख लेंगे एक बार हम, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि दिया गया है, वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। जे.एच. हिटली इसके अध्यक्ष हुए। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों एवं कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्त कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ए. उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। सी. वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। डी. वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वह वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया और भारतीय राष्ट्रीय या राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को
लिखा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? ए 1942, बी 1943, सी 1944, डी 1945। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। और यह क्वेश्चन यूपी लोअर सब प्री 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है और 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी 1943। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट, बी पंचशील, सी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। जो दिया गया है, शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी पौंडीचेरी, डी अंडमान एवं निकोबार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए गोवा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसके भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्ष तक धैर्य रखने के बाद वर्ष 1961 में उसने गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, भारत ने 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? ए फ्रेंच, बी डच, सी ब्रिटिश, डी पुर्तगीज। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? तो यहाँ पर एक डी वाला मिस्टेक है। यहाँ पर हम एक ऑप्शन और अपनी तरफ से ऐड करेंगे। वे
जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। अब देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में से ए, वे समाजवाद से प्रभावित थे। बी, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे। सी, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। डी, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों, विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, लेखों तथा भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनियन कास्ट नहीं थी। ए, भूमिहार। बी, राजपूत। सी, कायस्थ। डी, कुर्मी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, कुर्मी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। तो पहला गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा चेक करते हैं, भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडिया या रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें, पहला तो गलत हो जाएगा हमारा, जहाँ भी होगा पहला गलत है और दूसरा सही है तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर, शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था कि लॉर्ड माउंटबेटन के अंत कथन एक गलत है। 19 फरवरी 1946 को NS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्न स्तरीय भोजन व्यवस्था की शिकायत की, पर सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर बम्बई, कराची और मद्रास के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। 25 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया, अतः कथन 2 सत्य है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो कूट के माध्यम से उत्तर देंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला दिया गया है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था। तो यहाँ पर यह बिल्कुल राइट है, ए वाला कथन। दूसरा चेक कर लेते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। अगला चेक कर लेंगे हम, केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। इनमें से इसका राइट आंसर
कोड के माध्यम से देंगे, लेकिन यहाँ पर यह तीसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सत्य हैं। कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालेंगे हम। 1 केवल 1 है यहाँ पर, 1 और 2 यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। 1 और 2 तीनों गलत हो जाएंगे। 2 और 3 तीसरा गलत है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न से पहले इसकी देखेंगे हम महत्वपूर्ण व्याख्या को। इससे बनने वाले अन्य प्रश्नों पर भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले। हिंदू महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1849 ईस्वी में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन ने की थी। 1856 ईस्वी में सरकार ने इसका प्रभार ले लिया था। इसका नाम बेथुन स्कूल कर दिया तथा ईश्वरचंद विद्यासागर की अध्यक्षता में इसके प्रबंध समिति का गठन किया। अतः कथन एक सत्य है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। इस प्रकार कथन 2 भी सत्य है। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अभिनय द्वारा प्रतिबंधित किया था। अतः कथन 3 गलत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ए. स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। बी. दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। सी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। डी. सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी. दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने 1858 से 62 ईस्वी में लिखा। 1860 में प्रकाशित इसमें दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 पर आधारित है। दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई, वर्तमान में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। ए. दादा नौरोजी। बी. गोपाल कृष्ण गोखले। सी. फिरोज शाह मेहता। डी. W.C. बनर्जी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ए. R.C. दत्त। बी. दादा भाई नौरोजी। सी. राम मनोहर राय। डी. मेघनाथ देसाई। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? ए 1861 में, बी 1892 में, सी 1909 में, डी 1919 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी 1892 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी बदरुद्दीन तैयबजी, डी चिराग अली। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया है नंबर 1, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, सत्य है। अगला है 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की थी, यह भी सत्य है। नंबर 3 दिया गया है 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, यह गलत हो जाएगा नंबर 3। नंबर 4 दिया गया वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, तो यह गलत है। यानी कि 3 और 4 दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही, तीसरा यहाँ पर है गलत हो जाएगा। 2 3 3 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा, 3 4 यहाँ भी गलत होगा, 4 यहाँ पर यह भी गलत। तो इस प्रकार यहाँ तो चारों ऑप्शन गलत हैं, कोई भी सही उत्तर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर थोड़ा सा। भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे। डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे मुंबई में 20 जुलाई 1924 को की थी, अतः कथन 3 और 4 दोनों गलत हैं। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। नंबर 1 दिया गया है कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, यानी कि इनका कालक्रम के अनुसार इनको लगाना है। नंबर 2 दिया गया है बाल गंगाधर तिलक का निधन। नंबर 3 तुर्की को अर्पित शांत शर्तों की घोषणा। नंबर 4 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मत रिपोर्ट की प्रस्तुति। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा 4 नंबर ही आएगा। उसके बाद में तुर्की को अब अर्पित शांत शर्तों की घोषणा, तो दूसरे नंबर पर यही आएगा। हाँ, यानी कि 4 जहाँ पर है वही ऑप्शन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 4 3 2 1, तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। दिए गए कोड की घटनाओं की स्थितियाँ इस प्रकार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। तुर्की को अर्पित शांति को शर्तों की घोषणा
14 मई 1920 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मत रिपोर्ट की प्रस्तुति 25 मार्च 1931। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था। ए 1947, बी 1948, सी 1951, डी 1956। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो वह हो जाएगा हमारा बी 1948। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्यानों या उद्योगों का निर्धारण किया गया। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक विकास में दोनों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी केरल। अगला प्रश्न, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। ए 1953, बी 1955 में, सी 1957 में, डी 1962 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 1957 में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी कि महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं और कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। यहाँ पर इनका कालक्रम चुनना है। तो यहाँ पर दूसरा चेक कर लेते हैं। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। नंबर 3, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहन बन गया। नंबर 4, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो घटना हुई थी वह एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। तो प्रथम नंबर पर आएगा 3। तो 4 से जो स्टार्ट है वह तो कट जाएगा। नंबर 2 पर देखते हैं। तो भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। तो यहाँ पर जहाँ पर 3 के बाद में 1 है वह ऑप्शन कट जाएगा और बचेगा सिर्फ हमारे पास 2 वाला ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या की तरफ। देखते हैं यहाँ पर वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में एम.एस. नंबूदरीपाद के स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। वर्ष 1961 में सैन्य कार्रवाइयों के जरिए गोवा को भारत में अधिग्रहित किया गया और
12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था तथा वर्ष 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं? नंबर ए सत्य, नंबर बी अहिंसा, सी अस्पृश्यता, डी भारी औद्योगिकरण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू नहीं थे? तो इसमें इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी भारी उद्योग या औद्योगिकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कलकत्ता अधिवेशन 1928, डी कराची अधिवेशन 1931। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका लाइक प्रधान, तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी कराची अधिवेशन 1931 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालाचारी, सी चित्तरंजन दास, डी BP मेनन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे हम एक बार। दिया गया है, मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौते की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत की थी जिसे CR फार्मूला कहा जाता है। जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, बी अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918, सी बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, डी दी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। इनमें से इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में डाउट होने के जरिए से हम यहाँ पर इसकी व्याख्या देख रहे हैं। दिया गया है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1927 में हुई। मार्गरेट एलिजाबेथ कसिंस इसकी संस्थापिका थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना MC राजा द्वारा 1925 में की गई। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1903 में की गई। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG राना डे द्वारा 1887 में की गई। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में से केवल एक विकल्प डी सुमेलित है जबकि अन्य तीनों विकल्प सुमेलित नहीं हैं। तो यहाँ पर जो कि सिर्फ पूछा जा रहा है कि एक सुमेलित नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुमेलित जो है वह ए वाला सुमेलित है, सॉरी डी वाला सुमेलित है, बाकी ऊपर के तीनों गलत हैं। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम जैसा कि पूछा जा रहा है वैसा नहीं है तो छोड़ देते हैं, कोई भी आंसर नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न जोड़ियों को सुमेलित करें गांधी जी के संबंध में। दिया गया है, गांधी को यरवदा जेल ले जाया गया था। कब ले जाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो 2 से सुमेलित कर देंगे, और 2 अगर देखें हम तो यहाँ पर सिर्फ ए और डी वाले ऑप्शन से शुरुआत करेगा। बी वाला चेक कर लेते हैं। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। कब किया? सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तो बी वाला 4 से सुमेलित हो जाएगा। अब बी में 4 होना चाहिए, और डी वाले ए और डी दोनों में ऐसा ही है। तीसरा चेक लेते हैं। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। तो सी का हो जाएगा हमारा 1, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया। 1 से सुमेल करेंगे। और डी में दिया गया है, जिन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो यह 1939 का कांग्रेस संकट। तो इस प्रकार ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके सही सुमेलन को भी एक बार देख लेंगे हम। जैसा कि दिया गया है, गांधी जी को यरवदा जेल भेजा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे। दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो यह 1939 का कांग्रेस संकट है। अगला प्रश्न, निम्न को सही कालक्रम में लिखिए। यहाँ पर कालक्रम के अनुसार इसका उत्तर बताना है। तो देखते हैं निम्न का सही कालक्रम। सबसे पहले यहाँ पर होना चाहिए असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन से 3 ऑप्शन शुरुआत कर रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन की ज़्यादा प्रमुखता है। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट से जब मिलान करेंगे तो नेहरू रिपोर्ट बाद में आई थी। यहाँ पर पहले ही एक ऑप्शन कट जाएगा। इन तीनों ऑप्शनों में से यहाँ पर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन तीनों में यहाँ पर मिलेगा। तो अब इसके बाद में अब यहाँ पर दिया गया है नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। तो यहाँ पर जब नेहरू रिपोर्ट को देखेंगे हम तो नेहरू रिपोर्ट बाद में आई थी, साइमन कमीशन पहले आया था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, और बचेगा हमारे पास ऑप्शन सिर्फ बी, यानी कि ए सी बाद में कट गए। बी वाला ऑप्शन बचेगा। असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद में चलाया गया था। इस प्रकार बी वाला राइट आंसर है। और देखेंगे यहाँ पर इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, उपर्युक्त घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इस प्रकार यहाँ पर आज की जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी पर हमने चर्चा की है, और जहाँ पर आवश्यकता पड़ी हमने यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देखी है। और व्याख्या से जो प्रश्न अन्य बनने वाले होते हैं, या अब तक जो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, शायद इनसे संबंधित या रिलेट करके कोई नया क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसलिए हम इनकी व्याख्याओं पर अधिक चर्चा करते हैं, या इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने शुरू से अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका भी फीडबैक ज़रूर दें। तो यदि क्लास सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और यदि इसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोगों ने इसकी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी 41 क्लासेस और पड़ी हुई हैं, जो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन सभी को देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।